भारत की मिट्टियाँ। प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में मिट्टी का बहुत महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो उसका महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे देश में 70% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही आधारित हैं। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विघटन और जीवांशों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। इसमें पेड़ पौधों को उगाने की क्षमता होती है। इसका निर्माण व गुण चट्टानों, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर रहता है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं, स्थानीय और विस्थापित। ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानें जब अपने मूल स्थान से हटती हैं या बहुत कम हटती हैं तो इस प्रकार से निर्मित मिट्टी को स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठारों पर ऐसी मिट्टी मिलती है। ऐसी मिट्टी जिन चट्टानों से बनती है उनके गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि वहाँ की जोरदार परिवर्तित चट्टानों से निर्मित मिट्टी कंकरीली, मोटे करने वाली, लाल रंग की और अनुपजाऊ होती है। जहाँ लावा के विघटन मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। नदी, हिम नदी, पावन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है, इस तरह से निर्मित मिट्टी को विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। भारत के मध्यवर्ती मैदान तथा तटीय मैदानों की मिट्टियाँ भी इसी प्रकार की हैं। यह मिट्टियाँ बहुत ही उपजाऊ होती हैं। हमारे देश की विशाल का वर्णन प्राकृतिक रचना के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का पाया जाना स्वाभाविक है। आर्थिक दृष्टि से इसकी प्रमुख उपयोगिता फसलें उगाने में है। फसलों को उगाने से जुताई की इकाई, भूमि की सिंचाई, प्रयुक्त फसलों का चुनाव, अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है, जो बहुत कुछ मिट्टी की किस्म पर भी निर्भर रहता है। मिट्टी की रचना और गुणों के आधार पर भारतीय मिट्टियाँ का वर्गीकरण निम्नलिखित अनुसार किया जा सकता है। भारत की मिट्टियाँ कुछ इस प्रकार हैं: काम्प मृदा, काली या लावा मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, बलुई मृदा, पर्वतीय मृदा। नंबर 1, काम्प मृदा। भारत के विशाल मैदान में तटीय मैदान काम्प मिट्टी से बने हैं। यह काम्प मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है। यह मिट्टी लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इनको 3 भागों में बांटा जाता है। ए, पुरातन काम्प मृदा। ब, नूतन काम्प मृदा, नूतनतम काम्प मृदा। अ, पुरातन काम्प मृदा। नदियों के बाढ़ क्षेत्रों से ऊंचे बागों में जहां बाहर कमाने नहीं पहुंच पाता है, पुरातन काम्प मिट्टी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों को बांगर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिन्हें गहन खेती करके वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ब, नूतन काम्प मृदा। जहाँ तक नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच पाता है वहाँ तक नूतन का मिट्टी पाई जाती है। इसे नूतन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी
की नई परत जमा होती रहती है। नूतन जलोढ़ वाले क्षेत्र को खब्र कहते हैं। खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। इनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नूतनतम कांप मृदा यह मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है। इनमें चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फोरस तथा जीवाश्म की अधिकता होती है, जिनमें कृषि के लिए यह मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। यह मिट्टी तटीय मैदानों में भी मिलती है। इस मिट्टी के क्षेत्र सामान्यतः समतल होते हैं। जिन पर मेहरा निकलना, कुआं खोदना तथा खेती करना सुगम होता है। इसमें नमी अधिक समय तक रहती है। यह बारीक कण वाली भुरभुरी होती है, जिनमें फसलों का उगाना तथा पौधों द्वारा सरलता से खुराक प्राप्त करना संभव होता है। इनमें वनस्पतिक वंश अधिक मिलता है, क्योंकि नदियों के जल से अनेक वस्तु सरकर मिट्टी से मिल जाती हैं। प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत बीच जाने के कारण इस मिट्टी का प्राकृतिक रूप से नवीनीकरण होता रहता है, अतः खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्थानांतरित मिट्टियाँ होने के कारण उपजाऊ होती हैं। नंबर 2, काली या लावा मृदा। यह मिट्टी दक्षिण भारत के अलावा प्रदेश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग वह कर्नाटक के उत्तरी भाग, गुजरात व दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है। उन स्थानों की मिट्टियाँ जीवाणुओं की अधिकता के कारण उपजाऊ हैं और लावा निर्मित होने के कारण इनमें लोहा और एल्यूमीनियम खनिजों का अंश अधिक है। पोटाश और चूने का अंश अधिक होता है, किंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक है और कपास की कृषि के लिए बहुत उपयोग है। इसलिए इसके कपास की काली मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। इस मिट्टी को रेगर भी कहते हैं। इनमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और खाद का भी उपयोग कम ही करना पड़ता है। सूखने पर यह मिट्टी खड़ी हो जाती है और इनमें दरारें पड़ जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में इनकी परत 7 मीटर तक घर ही मिलती। इसमें अब मूंगफली व गन्ने की खेती की जाने लगी है और सिंचाई की सुविधा के परिणाम स्वरूप उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नंबर 3, लाल मृदा। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह छिद्रदार है। इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है पर उपजाऊ नहीं होती। खाद के उपयोग से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है। इसका रंग भूरा और लाल होता है क्योंकि इसमें लोहे का अंश अधिक रहता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवाश्म की कमी रहती है। चूने का अंश भी कम रहता है। इसकी परत पतली होती है। केवल नदी घाटियों में इसकी गहराई अधिक मिलती है।
इस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुख्य रूप से मिलती है। नंबर 4, लेटेराइट मृदा। यह पक्की ईंट जैसी लाल रंग की मिट्टी होती है जिनमें कंकड़ों की प्रधानता रहती है। यह पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी होती है। इनमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, किंतु चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश और जीवाश्म की कमी रहती है। यह उन बातों से मिलती है जहां अधिक वर्षा होती है, साथ ही तापमान भी अधिक रहता है। अधिक वर्षा के कारण सिलिका, रासायनिक लवण तथा बारीक उपजाऊ कण बह जाते हैं। इस मिट्टी के क्षेत्र ऊसर हैं। सूखने पर यह मिट्टी पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिलती है। पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल होते हुए असम तक इसकी संकरी पट्टी जाती है। इस पर चाय की खेती कब होती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं वृक्ष भी उगते हैं जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है। नंबर 4, बलुई मृदा। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ की मरुभूमि में मिलती है। इसमें सारे तत्व की अधिकता होती है, किंतु नाइट्रोजन आदि तत्व की कमी रहती है। शुष्क होने के कारण पौधों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर यह मिट्टी काफ़ी उत्पादक सिद्ध होती है। हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर में कृषि की समृद्धि इसकी पुष्टि करती है। इसी से प्रेरणा लेकर इंदिरा गांधी नहर योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। यह नहर जैसलमेर के निकट मोहनगढ़ से आगे तक पहुंच गई है। इसके पूर्ण हो जाने पर थार का मरुस्थल लहराने लगेगा। नंबर 6, पर्वतीय मृदा। यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। अपरिपक्व होने के कारण यह मिट्टी मोटे करने वाली व कंकड़ पत्थर युक्त तो होती है, अंततः इसे अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है। इसमें चूने के तत्व कम होते हैं। यह मिट्टी अम्लीय होती है। कुछ स्थानों पर इसकी परत मोटी है। उन स्थानों पर आलू और चाय की कृषि की जाती है। बारिश होने वाली मिट्टी में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। कहीं कहीं उपजाऊ मिट्टी वाले डालों पर चारागाह पाए जाते हैं।